अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड लाइफ पे डॉक्टर तनवीर। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि वक्त के साथ जब हम बड़े होते हैं तो क्या हमें रोज़ाना एक लो डोज़ एस्पिरिन 75 टू 100 मिलीग्राम के दरमियान रोज़ खानी चाहिए या हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। किन लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाती है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग फर्स्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक, और किन को इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज से कोई 20 साल पहले चले जाएँ तो समझें 2000 से लेके 2015 तक ये बात मेडिकल कम्युनिटी ने ही शुरू की थी और फिर सब लोगों के दिल में घर कर गई थी। और आज भी अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं और यही पूछ रहे होते हैं, अक्सर तो वो ले रहे होते हैं कि अगर हम 50 साल की उम्र के करीब हैं या उससे ज़्यादा के हैं और हमें कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, हमें हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है, तब भी अगर हम लो डोज़ एस्पिरिन रोज़ाना खाएँ तो हमारा चांस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक बहुत कम हो जाएगा। ये हमारे खून को थोड़ा पतला रखती है और हमें उससे फ़ायदा होता है। ये असल में ये ख्याल इसलिए आया था 20 साल पहले कि हमें ये पता था कि जब हम 50 साल से के करीब या उससे ऊपर के होते हैं, 50s 60s 70s में जाते हैं, तो हमारा रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ जाता है। और उसके पीछे जो एक वन ऑफ द मेन मैकेनिज़म्स होता है वो ये होता है कि हमारे दिल की शरीयानें, जो हमारे दिमाग के अंदर की शरीयानें हैं, वहाँ अगर एक ट्रिगर हो जाए तो वहाँ क्लॉट बन जाता है। जब क्लॉट बनता है तो खून का दौरानिया रुक जाता है और हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। तो अगर जब हम 50 साल या उससे ऊपर के हों, जहाँ हमारा रिस्क इस चीज़ का ज़्यादा हो, तो अगर हम एक हल्की सी ब्लड थिनर लें, एस्पिरिन इन लो अमाउंट, ताकि इन लो डोजेस, ताकि हम उस मैकेनिज़्म को थोड़ा स्लो कर सकें और क्लॉटिंग ना हो, तो शायद हमारा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ स्ट्रोक कम हो जाए। इस वजह से पिछले 15-20 साल से ये चीज़ जो थी वो प्रैक्टिस में थी किसी हद तक, और ये इतनी मशहूर हो गई थी कि फिर पेशेंट्स ख़ुद से ये काम करते रहते थे और अभी भी ये काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि किन पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है और किन पेशेंट को एक्चुअली इससे नुकसान हो सकता है। जब इतने सालों से ये चल रहा था तो स्टडीज़ इस पे हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता ये चला कि वो लोग जिनका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक ज़्यादा नहीं है, यानी जिनको ये बीमारी ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं है, हेल्दी हैं, अदरवाइज़ मे बी ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, थोड़ी डायबिटीज़ है, अगर वो ये दवा लेते रहें तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट दवा के होते हैं, क्योंकि ये दवा ब्लड को थोड़ा थिन करती है। तो वो लोग जिनको आंत का कोई ऐसा मसला है या नहीं भी है, ख़ासतौर पे अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, उनको अल्सर है या उनको डायबिटिकुलोसिस है या और बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसकी वजह से उनकी आंतों से ब्लीडिंग हो सकती है और कभी कभार वो ब्लीडिंग इतनी सीवियर हो सकती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है। और अगर ब्रेन में ब्लीड हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, फालिज हो जाता है, हम मफलूज हो सकते हैं और जान से भी हाथ धो सकते हैं। तो देखना ये था कि हम किसी प्रॉब्लम को, यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए क्या लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तो नहीं करवा रहे या उन्हें ब्रेन में ब्लीडिंग तो नहीं करवा रहे और फ़ायदे के बजाय और नुकसान तो नहीं हो रहा। तो पिछले कई सालों में इस पर काफ़ी रिसर्च हुई, स्टडीज़ हुई और पता क्या चला कि अगर हमारा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी अगर हमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज़ नहीं है और स्ट्रोक नहीं है, तो फ़र्स्ट टाइम प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए जो लोग ये डिस्प्रिन लेते हैं, उनमें जो उन्हें बेनिफिट हो रहा होता है वो प्रिटी मच बराबर होता है उस नुकसान के जो लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या ब्रेन में ब्लीडिंग से हो सकता है। यानी अगर हम हज़ारों लोगों को से 5 साल तक ब्लड थिनर देते हैं एस्पिरिन लो डोज में ही सही, तो अगर हम हज़ारों में से कोई 25 लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कोई 25 ही लोगों को हम ब्रेन में ब्लीड या आंतों में ब्लीडिंग करा दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारी सारी डिसीजन रिस्क बेनिफिट एनालिसिस पे होती है। अगर फ़ायदा ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो वो चीज़ हम करेंगे, और अगर नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा और रिस्क बराबर ही है, बल्कि अगर फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा ही हो, रिस्क थोड़ा कम ही हो, तब भी वो चीज़ हमारे फ़ायदे में नहीं होती, हम सब पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि वो लोग जिनको ऑलरेडी इस्टेब्लिश डिजीज़ नहीं है, उनमें लो डोज एस्पिरिन डेली लेना टू प्रिवेंट द फर्स्ट पॉसिबल हार्ट अटैक और स्ट्रोक वर्थ इट नहीं है। तो अब कैसे पता चले कि किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? 2016-17 में ये चीज़ थोड़ी बदल गई थी, हमने लोगों को बताना भी ये शुरू कर दिया था। हम काफ़ी सारे लोगों की एस्पिरिन बंद भी करवाते हैं, अभी तक करवाते हैं, रोज़ करवाते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। 2021 में ये चीज़ और थोड़ी आगे बढ़ गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि करंट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए और आप लोगों को घर पे क्या करना चाहिए।
देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ता है, वैसे ही वैसे हमारा रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लीड भी बढ़ जाता है, ब्रेन में ब्लीड या आंतों में ब्लीड। तो अगर हम 60 से ऊपर के हैं, 70 के ऊपर से हैं, तो हमारा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ जाता है। इसलिए फ़िलहाल उसूल ये है कि वो लोग, अच्छा हम बात कर रहे हैं इसमें दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वो लोग जिनको हार्ट डिजीज़ है या स्ट्रोक की हिस्ट्री है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, यानी जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, दिल का दौरा पड़ चुका है, या जिनको स्ट्रोक हो चुका है माजी में, या जिनको एंजाइना हुआ था उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई और उनको स्टेंट लग गए हैं या बाईपास हो गया, यानी वो जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ स्टेब्लिश्ड है, वो तो दूसरी कैटेगरी में, उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग फर्दर हार्ट अटैक और स्ट्रोक कहीं ज़्यादा होता है उन लोगों से जिनको ये अभी नहीं हुआ हो। इसलिए उन लोगों को तो एस्पिरिन रोज़ लेनी है, वो नहीं छोड़ें अनलेस कि किसी वजह से उनके डॉक्टर ने उनको मना किया हो, क्योंकि उनका फ़ायदा कहीं ज़्यादा है एज अपोज टू देयर रिस्क। हम बात कर रहे हैं हर इंसान की, क्योंकि आजकल हर इंसान जो है वो डिस्प्रिन और एस्पिरिन ले रहा होता है ये सोच कर कि दिल थोड़ा खून थोड़ा पतला हो जाएगा, हमारी बचत हो जाएगी उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक से, और वो समझते हैं कि ये हमारे फ़ायदे में है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिजीज़ नहीं है, वो खुद से ये दवा ना लें, वो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और डॉक्टर उनका डिसाइड करेगा कि दवा की उन्हें ज़रूरत है कि नहीं है। और डॉक्टर किन उसूलों पर ये डिसाइड करेगा उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो अगर आपकी उम्र 70 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लीड इन द ब्रेन एंड इन द इंटेस्टाइन कहीं ज़्यादा है बनिस्बत उस बेनिफिट से जो हमें मिले अगले कुछ सालों में। अब बात तो यहाँ तक है कि प्रीटी मच इस साल थोड़ी डिफरेंस है फ्रॉम स्कूल ऑफ थॉट टू स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन अभी कंसेंसस ये डेवलप हुआ है कि 60 साल से अगर हमारी उम्र ज़्यादा है और हमें कोई ऐसी बीमारी इस्टेब्लिश नहीं है हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की, तो भी हम डिस्प्रिन नहीं लेंगे प्रिवेंटिव तौर पे। चाहे हमें ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, कोलेस्ट्रॉल ही क्यों ना हो, शुगर ही क्यों ना हो, आप नहीं लेंगे अनलेस के किसी वजह से आपको डॉक्टर दे। और इनफैक्ट डॉक्टर्स के लिए भी रिकमेंडेशन ये है कि 60 से ऊपर फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी हमें हिस्ट्री नहीं है तो पहली टाइम बचत के लिए हम नहीं लेंगे, हमारा रिस्क ज़्यादा है फ़ायदे के। अगर आपकी उम्र 40 साल से 60 के दरमियान की है और आपको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, या आपको इवन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ है भी, तब भी आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको डिस्प्रिन लेने से, एस्पिरिन लेने से रोज़ाना फ़ायदा होगा या नहीं होगा। वो डिसाइड कैसे करेगा? उसके लिए एक कैलकुलेशन यूज़ की जाती है, एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें 4-5 चीज़ें देखते हैं। हमारी एज क्या है, हमारा सेक्स क्या है, रेस क्या है, हमें ब्लड प्रेशर है कि नहीं है तो कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है कि नहीं, और हम क्या मेडिसिन ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करके हम ये देखते हैं कि हमारा 10 ईयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक पॉसिबली कितना है। अगर तो वो 10% से ज़्यादा का है तो इस बात का इम्कान है कि अगर हम वो दवा रोज़ लेंगे, एस्पिरिन रोज़ लेंगे, तो जो प्रिवेंटिव फ़ायदा है वो उससे ज़्यादा है जो हमें पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट यानी ब्लीडिंग से हो सकता है। और अगर हमारा 10 ईयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स 10% से कम का है, तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल फ़ायदा जो हमें हो सकता है वो बराबर हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा उस रिस्क से जो ब्लीडिंग का हमारे अंदर है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्लड थिनर चाहिए, आपको एस्पिरिन लेनी चाहिए, तो आप ये काम खुद से नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करेंगे। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये चीज़ आपके फ़ायदे में है कि नुकसान में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।